डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी चल रही थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्स्ट स्टेप कल हमने सीखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चों, जब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आता है, इसको हम वर्किंग्स में अलग निकाल सकते हैं। फिर हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बच्चों, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, इसमें हम ऐड बैक करते हैं non-cash expenses and non-operating expenses. Non-cash expenses और non-operating expenses क्या होते हैं? Non-cash expenses, the expenses which have been debited to statement of P&L account. जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट हो चुके हैं, माइनस हो रखे हैं, बट डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश, लेकिन उसमें कोई कैश पेमेंट हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, amortization on fixed intangible assets, bad debt, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सारे आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिसमें कोई कैश का पेमेंट नहीं हुआ, बट दे हैव बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साइमल्टेनियसली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या है, नॉन कैश जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द लॉसेस और द एक्सपेंसेस which are debited to statement of P&L account but are not incurred on operating activities. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो गुड्स की सेल परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन फिक्स्ड असेट्स, और हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। रिटर्न ऑफ, जो राइट ऑफ कर दिया आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से, गुडविल, पेटेंट्स, ये हम पहले लिख चुके हैं। जो एमोर्टाइजेशन है
को माइनस करते हैं। अब नॉन कैश इनकम्स कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी लायबिलिटी रिटर्न ऑफ, ठीक है, इसके अलावा डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ठीक, फिर है हमारा एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, और ये आपका आ गया इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और ये आपका आ गया रेंट रिसीव्ड। तो ये सब हमें माइनस करने हैं जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तब जो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जब हम नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हम सेकंड स्टेप सीख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही। फर्स्ट स्टेप सीखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और आज हमने सीखा उसी को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेकर के एक कदम और बढ़ना सीखा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएंगे उसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे उसमें नॉन कैश इनकम्स and non-operating gains और incomes। जब ये हम सारा प्लस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये मैंने इसलिए बोर्ड मिटाया क्योंकि वहां पर मेरे पास लिखने का स्पेस नहीं था। तो सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिटेल एक वन बाय वन करके ऐड करते चलो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करते चलो, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बच्चों थोड़ा सा हम सीखेंगे, दो तीन चीजें और सीखेंगे which will be useful while preparing the cash flow statement. First is treatment of interest and dividend. Treatment of interest and dividend. Treatment of interest and dividend। अब बच्चों इंटरेस्ट पेड भी होता है, रिसीव भी होता है, डिविडेंड पे भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। तो हम इसका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर शोन सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका इनफ्लो हो रहा है यानी कि रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, और अगर पे हो रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है। इस
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर आप पे कर रहे हो, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अब फॉर अ फाइनेंस कंपनी जिसका काम फाइनेंस में डील करना है, जो पैसा लेती और देती है, तो वहां पर डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, चाहे वो आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी है या फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इनफ्लो, कैश इनफ्लो इज शोन एज इन्वेस्ट, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। फॉर अ फाइनेंस कंपनी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। और इंटरेस्ट पेड, ये इनफ्लो हो रहा है कैश का, इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश, और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो बच्चों खाली डिविडेंड पेड, ये इट इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज ऑलवेज शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वेदर द कंपनी इज फाइनेंस कंपनी और अ नॉन फाइनेंस कंपनी। तो कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन बता दो विच इज ऑलवेज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसमें हम देते हैं डिविडेंड पेड। अब स्टूडेंट्स एक और ट्रीटमेंट बताना है आपको। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की कल हमने बात की थी कि करंट ईयर का हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में को कैलकुलेट करने के लिए, और जो प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड माना जाता है उसको हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस जब हो जाते हैं उसको माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, फिर से सुन लो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर यानी कि मेड माना जाएगा, दैट इज एडेड बैक इन द फर्स्ट स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसको माइनस करते हैं लास्ट में जब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंक्लूड होने वाली होती है, एंडिंग होने वाली होती है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो बच्चों आज हम ये जो सेकेंड स्टेप सीखा है, अब इसका एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10 बिफोर यू। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना है। यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन है ₹4,47,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस
गुडविल एमोर्टाइज्ड 18,600 और बचा फिर ये है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है 18,000 और फिर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये प्रीमियम है 6,000 ये भी ऐड बैक होगा ये सब ऐड होंगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों आगे है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको लेस करेंगे लेस प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन सबको ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 27,600 ये माइनस हो जाएंगे इसमें से ये जो फिगर आएगी ये आ गई आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो इस तरह से ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा अब बच्चों एक कदम और बढ़ेंगे आगे जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सेकेंड स्टेप में हमने सीखा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टेप्स हैं ये रिमेंबर अब एक स्टेप और है बच्चों इसमें अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस और एडजस्ट करेंगे कैसे एडजस्ट करेंगे जब तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो अब नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा उसके अंदर ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स वो ट्रांजैक्शंस हम ऐड कर देते हैं जो रिजल्ट कर रहे हैं इन इनफ्लो ऑफ कैश जैसे स्टॉक पहले 50,000 का था 40 का रह गया 10 का स्टॉक कहाँ गया सेल हो गया सेल होने से कैश का इनफ्लो हुआ होगा तो डिक्रीज इन करंट असेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ये हम ऐड कर देते हैं दोनों को इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट नहीं लेंगे वो हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है ठीक है वो हमारे उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट माइनस करेंगे हम और ना ही हम इसमें कैश बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करेंगे इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेते हैं अब हम माइनस करेंगे इसमें से इंक्रीज इन करंट असेट्स क्योंकि इससे परचेज की होगी तभी बढ़ा करंट असेट्स का बढ़ना ये शो करता है कि आपने करंट असेट्स को खरीदा होगा खरीदने से आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ये भी हम इसमें से माइनस करते हैं अब माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसमें से ना ये आ गई आपकी नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब हम इसमें से लेस टैक्स पेड ये प्रीवियस ईयर का टैक्स
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पूरा हमें फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 2 ईयर का डिटेल दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूरा फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप्स के साथ है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरा सॉल्व करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सरप्लस गिवन है, सरप्लस यानी कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा करंट असेट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन निकाल करके ऐड बैक कर देंगे। इन्वेंट्री करंट असेट है। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी है। गुडविल का इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो हम इसको ऑपरेटिंग में लेते हैं, और अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट है। ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो मैं आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट करके दिखा रही हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ए पार्ट इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास सरप्लस ऑफ करंट ईयर, हमारे पास सरप्लस ऑफ करंट ईयर 80,000 है 20 का, 2020 का, माइनस सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर 60,000, ये 20,000 हो गया। अब इसमें गुडविल देखते हैं। गुडविल 38 थी लास्ट ईयर में, अब 30,000 हो गई, यानी कि माइनस हो गई। तो ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ में ये आपकी 38 से 30 हो गई, यानी कि 8,000 ऐड हो गए। और एक चीज और है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 30 से 40 हो गया, 10,000 का डेप्रिसिएशन करंट ईयर में। तो बच्चों ये टोटल हमारे पास आ गया 8,000, 38,000। इसमें और कुछ आइटम ऐसा नहीं है, इसके अलावा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला नेट प्रॉफिट ये हमारे पास आ गया। इसको, इस क्वेश्चन को यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आया हमारा 38,000 एड डिक्रीज इन करंट असेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। थोड़ा स्पेस छोड़ो, लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर सबसे पहला करंट असेट है ट्रेड रिसीवेबल, जो 31,000 से 25,000 हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ, यानी कि हमारे पास कैश आ गया 6,000 का। तो ट्रेड रिसीवेबल 6,000 का इनफ्लो हुआ। फिर डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं। इन्वेंट्री 60 से 80 हुई है, इंक्रीज हो गई इन्वेंट्री। स्टॉक बढ़ा, खरीदा होगा, खरीदने से आउटफ्लो हुआ, तो इन्वेंट्री हो गई हमारी 20,000।
इन्वेंट्री 20,000 हो गई। आउटस्टैंडिंग रेंट 21 से 12 हो गया, घटा है, लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये 21,000 से 12,000 हुई है, डिक्रीज हुई है, 9,000 से डिक्रीज हुई है। और ये हम लेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट। लाइबिलिटी डिक्रीज का मतलब है हमने पेमेंट दिया होगा, उससे हमारा आउटफ्लो हुआ होगा 9,000। नेक्स्ट इज गुडविल, हम ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि ये डिक्रीज हो रही थी, रिटर्न ऑफ हो रही थी। प्रीपेड इंश्योरेंस 2 से 1 हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस घटा है, करंट असेट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स 19 से 13 हो गए, लाइबिलिटी है ये, करंट लाइबिलिटी 6,000 से डिक्रीज हुई है, तो ट्रेड पेबल 6,000 से डिक्रीज हो गई है आपकी, 7,000 ऐड हो जाएगा 45,000 और इसमें से 35 माइनस हो जाएगा, ये 10,000 आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस करना है, इसमें टैक्स पेड वगैरह कुछ नहीं गिवन था, अगर गिवन होता तो वो भी माइनस होता, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आपको क्वेश्चंस पीडीएफ से भेजेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।